मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल बालाजी महाकाल में वेलकम है। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी कहानी का आनंद उठा सके। एपिसोड 796 रास्ते में कौशल निखारना। यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय की अपनी यात्रा के बाद विपिन के पास फॉर्मामेट टेरिटरी में भाग लेने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने उसी दिन उड़ान भरी। कई दिनों के बाद फॉर्मामेट टेरिटरी के बाहर एक विशाल बंजर भूमि के ऊपर आकाश में 10 डाकुओं ने काले कपड़े पहने एक युवक को घेर लिया। उसके पास लंबी तलवार थी। एक भूरे बालों वाला व्यक्ति ने, जो उसका नेता प्रतीत होता था, गुर्राया, भाई तुम अभी अभी आकाश क्षेत्र में बाहर निकले हो, ठीक है? एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ ने आकाश क्षेत्र से बाहर जाने की हिम्मत की। तुम कितने मूर्ख हो। हाँ, अन्य डाकू जोर जोर से हंसने लगे, यह देखते हुए कि जब तक आप अपनी अंतर स्थानीय अंगूठी और अपने साथ ले जा रहे सभी खजाने को सौंप नहीं देते हैं, तब तक आप मूर्ख हैं। हम आपकी जान बख्श देंगे, अन्यथा आप मारे जाएंगे। भूरे बालों वाला आदमी चिल्लाया। उसकी आंखों में एक ठंडी झलक थी। डाकुओं से घिरे विपिन ने फोटो पर मुस्कान के निशान लिए हुए इधर उधर देखा। मैंने सुना है कि ग्रे जोन में कई डाकू यात्रियों को लूट रहे थे। श्वेत क्षेत्र की ताकत के बिना ग्रे जोन के यात्रा करना अधिक जोखिम भरा होगा। मुझे अंततः पता चला कि यह सच है। विपिन ने अपने आसपास के डाकुओं पर नजर डाली और पाया कि उसमें से अधिकांश दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, जबकि भूरे बालों वाला व्यक्ति वास्तविक श्वेत क्षेत्र का विशेषज्ञ था। श्वेत क्षेत्र विशेषज्ञ अवश्य ही प्राचीन विश्व से अधिक क्रूर होता है। फॉर्मामेट टेरिटरी क्षेत्र के भीतर के स्थान में विभिन्न संप्रदायों का नियंत्रण था, इसलिए अभी भी व्यवस्था की कुछ झलक थी। अंततः विश्व में कई स्थान किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं थे। इसमें क्षेत्रों के बीच सामान्य सीमाएं या अंतराल शामिल थे और ये काफी बड़े क्षेत्र में फैला हो सकता है। उस स्थान को ग्रे जोन कहा जाता है। ग्रे जोन काफी अव्यवस्थित था। किसी ने भी व्यवस्था बहाल करने की जहमत नहीं उठाई, इसलिए डाकू उग्र थे और वहां से गुजरने वाले विशेषज्ञ आमतौर पर उसका निशाना बन जाते थे। इसलिए फॉर्मामेट टेरिटरी में अफवाहें फैली हुई थी कि अनंत क्षेत्र तक पहुंचे बिना ग्रे जोन में यात्रा करना मौत को दावत देना है। डाकुओं ने कभी भी अपने शिकार को बेहतरीन ढंग से नहीं चुना। उन्हें दैवीय क्षेत्र के विशेषज्ञ का कोई डर नहीं था। कोई भी डाकू आसानी से एक दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ को लूट सकता था, लेकिन अगर यात्री श्वेत क्षेत्र तक पहुंच गया था, श्वेत क्षेत्र के 6 चरण शामिल थे और श्वेत क्षेत्र के 6 चरणों में से प्रत्येक के बीच के अंतर को पार करना बेहद कठिन था। यहाँ तय करना कि कोई विशेषज्ञ किस कदम पर है, यह उसके तलवार हृदय, कृपाण हृदय आदि पर निर्भर करेगा। लेकिन तलवार हृदय या कृपाण हृदय की वास्तविक शक्ति स्पष्ट नहीं होगी यदि विशेषज्ञ ने अपनी वास्तविक कौशल का प्रदर्शन किया। इसलिए भले ही एक श्वेत क्षेत्र विशेषज्ञ अपने सामने खड़े हो, उसको उसकी ताकत का कभी पता नहीं चलेगा जब तक कि वह हमला ना कर दे। यह संभव था कि वह व्यक्ति श्वेत क्षेत्र का विशेषज्ञ था जिसने चरण 1 की दहलीज को भी पार नहीं किया था, लेकिन वह श्वेत क्षेत्र के चरण 6 के शिखर पर भी विशेषज्ञ हो सकता था। अनंत क्षेत्र के स्तर की पहचान करने में कठिनाई के कारण विशेषज्ञ डाकुओं को आमतौर पर उन तक पहुंचाने का मौका नहीं मिलता। यह देखकर कि विपिन केवल एक दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ था, डाकू ने उससे निशाना बनाया। मैंने अभी अभी फॉर्मामेट टेरिटरी छोड़ी है और पूर्व के तंग की ओर जा रहा हूँ। यहाँ एक बहुत दूर का राज्य है। मुझे वहाँ पहुँचने के लिए शायद कई साल बिताने पड़ेंगे। अगर मैं इतनी लंबी अवधि के लिए अकेले यात्रा करूँ तो यह बहुत उबाऊ होगा, लेकिन अगर मेरे मनोरंजन के लिए डाकू हो तो शानदार होगा। तुम डाकू बहुत शक्तिशाली लगते हो। तुम में से एक तो अनंत लोक तक भी पहुंच गया है।
यहाँ मेरे लिए अपनी तलवारबाजी को निखारने का अच्छा मौका है। विपिन मुस्कुराया। अगले ही पल वह अविश्वसनीयता गति से आगे बढ़ा। जैसे ही उसने ऐसा किया, अजय तलवार सार का एक लकीर भी फूट पड़ी। वह लड़ाई करना चाहते थे। भूरे बाल वाला आदमी गुस्से में था। वह चिल्लाया, दोस्तों उसे मार डालो। दोनों पक्षों में तुरंत तलवारें खींच गई। विपिन ने तुरंत अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन किया। उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। इसके विपरीत उसने जानबूझकर अपनी शक्ति को दबा दिया और इसे एक श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के बुनियादी स्तर पर बनाए रखा। उसने पूरी तरह से अपनी तलवारबाजी से लड़ना शुरू किया। फिर भी उसकी शानदार तलवारबाजी ने उन्हें सामान्य दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ को आसानी से खदेड़ने में सक्षम बनाया। जहां तक भूरे बाल वाला व्यक्ति की बात है, वह श्वेत क्षेत्र विशेषज्ञ था, लेकिन उसने चरण 1 की दहलीज को भी पार नहीं किया था। यद्यपि विपिन ने अपनी शक्ति का दामन कर दिया, फिर वह अपनी तलवारबाजी से उसे नष्ट करने में सक्षम था। कुछ ही मिनटों में जिन डाकुओं ने विपिन को घेर लिया था, वे सभी भूरे बालों वाले आदमी सहित मारे गए। उनमें से कोई भी भागने में कामयाब नहीं हुआ। विपिन ने प्रस्थान किया और स्टार मैप की मदद से पूर्व के तंग की दिशा में आगे बढ़ना जारी रखा। वह प्रदेशों की सीमाओं पर यात्रा करता था। अक्सर वह ग्रे जोन में डाकुओं से टकराता था और उसने लड़ता था। उन डाकुओं से लड़कर विपिन खुद को और अपनी तलवारबाजी चलाने की कला को बेहतर बना रहे थे। हर बार जब वह लड़ता था तो वह जानबूझकर अपनी शक्ति को सीमित कर लेता था और अन्य तलवार हृदय को निष्क्रिय छोड़ देता था। वह अपने विरोधियों से लड़ने के लिए केवल तलवारबाजी पर निर्भर रहता था। वह तभी बाहर गया जब उसका सामना वास्तव में शक्तिशाली विशेषज्ञों से हुआ, लेकिन ग्रे जोन में कोई भी डाकू उस क्षमता का नहीं था। अब तक विपिन की सबसे मजबूत मुलाकात श्वेत क्षेत्र के चरण 4 पर हुई थी। जहां तक उन विशेषज्ञों का सवाल है जो श्वेत क्षेत्र के चरण 5 पर या उसमें ऊपर हो, उन्हें डाकू बनने की कोई आवश्यकता नहीं थी। किसी भी क्षेत्र में वे बड़े हमलावर होते, इसलिए विपिन की ताकत के साथ ग्रे जोन में यात्रा करना उतना खतरनाक नहीं था। जैसे जैसे विपिन ने यात्रा की और कई लड़ाइयों में अपनी शक्ति का उन्नत किया, समय बीतता गया। एक विशाल और असीम समुद्र बड़े बेग से उमड़ रहा था। समुद्र का पानी आसमान की तरह नीला था और उसकी सतह पर लहरें चल रही थी। इस असीम समुद्र के मध्य में एक बड़ा सा द्वीप तैर रहा था। हालांकि इस एक द्वीप कहा जाता था, लेकिन इसका भूमि क्षेत्र बहुत बड़ा था। इसका व्यास सैकड़ों मील था। यह सरसरी द्वीप था। यह वह स्थान था जहां से विपिन पूर्व के तंग की ओर जाते समय गुजरते थे। सरसरी द्वीप वह स्थान भी था जहां यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर नीलकमल और मिथिलेश रह रहे थे। काले कपड़े पहने और अपनी पीठ पर लंबी तलवार बांधे विपिन ने अपनी बाहें फैलाकर अनंत समुद्र के ऊपर शून्य से विशाल द्वीप को देखा। 37 साल हो गए, क्या मैं आखिरकार सरसरी द्वीप पर पहुंच गया हूं? विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। सरसरी द्वीप फार्मामेट टेरिटरी से लाखों मील अधिक दूरी पर था। दोनों के बीच 100 से अधिक क्षेत्र थे। आमतौर पर यदि कोई व्यक्ति फार्मामेट टेरिटरी से इस स्थान की ओर यात्रा करना चाहता था तो उसे निरंतरित रूप से कम 100 साल लगेंगे। शायद डाकुओं के साथ मुठभेड़ में देरी हो। विपिन ने इसे केवल 37 वर्षों में प्रतिबंधित किया था। जब उन्हें एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश किया जो शून्य मंदिर की एक शाखा थी, तो उन्हें अंतरिक्ष वर्म होल का उपयोग करने के लिए 10 बिलियन दिव्य रत्न खर्चा किए थे, जिसने उन्हें सीधे सरसरी द्वीप के बहुत करीब एक स्थान पर भेज दिया था। अध्याय 797 सरसिस द्वीप। सरसिस द्वीप बहुत समृद्ध था। वहाँ बहुत सारी दुकानें थीं और लोगों की भारी भीड़ थी। द्वीप पर पहुँचने के तुरंत बाद विपिन ने पाया कि यहाँ के विशेषज्ञों का स्तर काफी ऊंचा है।
यहाँ अनगिनत दैवीय क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और अनंत क्षेत्र के कई विशेषज्ञ थे। जब वह द्वीप पर पहुंचा तो वह सीधे एक खुफिया दुकान की ओर चला गया। कृपया मुझे सर्सिस द्वीप के बारे में कुछ जानकारी दें, विपिन ने काउंटर पर मौजूद कर्मचारी से जितनी अधिक विस्तृत जानकारी दी उतना ही बेहतर होगा। सबसे विस्तृत जानकारी के लिए 1 लाख दिव्य रत्नों की कीमत होगी, परिचारक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। यह इतना महंगा है कि विपिन कीमत से अंदर ही अंदर घबरा गया। 1 लाख दिव्य रत्न वह सारी धनराशि थी जो एक श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के पास होती। यह इस द्वीप के बारे में विस्तृत जानकारी का एक टुकड़ा मात्र है, लागत अत्यधिक है। इसके बावजूद विपिन ने 1 लाख दिव्य रत्नों की कीमत पर जानकारी खरीदी। पिछले 37 वर्षों में जो उन्होंने यात्रा में बिताए, उन्होंने कई डाकुओं से मुलाकात की और उन्हें मार डाला, जिनमें से कुछ अनंत क्षेत्र के चरण 1 या चरण 2 के विशेषज्ञ थे। उन्होंने उनसे कई दिव्य रत्न प्राप्त किए थे जो अब फर्मेट टेरिटरी से अपने भंडार में जोड़ रहे थे। शून्य मंदिर के वर्महॉल के माध्यम से अपनी यात्रा के बाद भी उनके पास बड़ी संख्या में दिव्य रत्न बचे थे। इस प्रकार 1 लाख दिव्य रत्न विपिन के लिए अपेक्षाकृत महत्वहीन थे। और मैं सर्सिस द्वीप पर एक विशेषज्ञ विपिन का विवरण भी जोड़ना चाहता हूँ, जिसकी अटेंडेंट ने पूछताछ की। नीलकमल वह एक मजबूत व्यक्ति है और शाश्वत क्षेत्र का विशेषज्ञ है। उसे अनंत क्षेत्र के चरण 4 को तोड़ना चाहिए था, कम से कम शायद चरण 5 को भी। मैंने सुना है कि वह एक महान शक्ति में शामिल हो गया है और उसके पास मिथिलेश विपिन नाम का एक शिष्य है, उसने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। कृपया 1 मिनट रुकिए, परिचारक ने जानकारी खोजने के लिए नीचे देखते हुए कहा। थोड़ी देर बाद उसने फिर से ऊपर देखा और जारी रखा। मुझे आपके द्वारा बताए गए व्यक्ति का विवरण मिल गया है। ये जानकारी बहुत मूल्यवान है। कीमत 2 लाख दिव्य रत्न है। बिना किसी हिचकिचाहट के विपिन ने 2 लाख दिव्य रत्नों का भुगतान किया। अटेंडेंट ने तुरंत सारी जानकारी व्यवस्थित की और विपिन को सौंप दी और कहा कि यह वही है जो आपने खरीदा है। विपिन ने जानकारी ली और उसे अपनी इंटरस्पेशियल रिंग में रख दिया और चला गया। सर्सिस द्वीप की व्यस्त सड़कों पर कई दुकानें और शराबखाने थे। विपिन एक 3 मंजिला शराबखाने में दाखिल हुआ। उसने खिड़की के पास एक सीट चुनी और एक जग शराब का ऑर्डर दिया और जो जानकारी उसने खरीदी थी उस पर गौर करते हुए उसने शराब पीना शुरू कर दिया। सर्सिस द्वीप का स्वामी वास्तव में अद्भुत है, विपिन प्रशंसा में हौंफने लगा। उन्हें जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार इस सर्सिस द्वीप का एक स्वामी था जिसके पास असाधारण शक्ति थी। सर्सिस द्वीप पूर्व के तांग से सटा हुआ है। इसके स्थान के कारण बड़ी संख्या में विशेषज्ञ वहां से गुजरते थे। कई विशेषज्ञ अक्सर द्वीप पर एकत्र होते थे। इतने सारे विशेषज्ञों का सामना करने के बाद सर्सिस द्वीप के लॉर्ड ने सख्त रुख अपनाया था और उन्होंने जो कहा वह वजनदार था। उन्होंने सेसिस द्वीप पर कई नियम बनाए थे और दाव मास्टर के स्तर के सर्वोच्च विशेषज्ञों सहित किसी ने भी उन्हें तोड़ने की हिम्मत नहीं की थी। ऐसा कहा गया था कि एक शक्तिशाली दाव मास्टर ने एक बार नियमों का उल्लंघन किया था और सेसिस द्वीप के भगवान के अधिकार को चुनौती दी थी। भगवान ने उससे व्यक्तिगत रूप से निपटा था। शक्तिशाली दाव मास्टर को सर्सिस द्वीप के भगवान द्वारा तुरंत दबा दिया गया था। भगवान की शक्ति पूर्व के तांग की ऊंचाई पर 4 सम्राटों जितनी महान नहीं हो सकती है, लेकिन शाश्वत दुनिया में कई लोग उनकी शक्ति से भयभीत थे। जानकारी में ये भी बताया गया कि वह समकी था और उसके नियम अजीब थे। पहला नियम ये था कि सर्सिस द्वीप पर निजी लड़ाई और हत्या की अनुमति नहीं थी। इसी कारण से द्वीप पर एक रक्त युद्ध क्षेत्र था जिसे विशेष रूप से लड़ाई के लिए स्थापित किया गया था। रक्त युद्ध क्षेत्र में लड़ाकों को रोका नहीं जाता था, भले ही कोई मारा जाता हो, जबकि अगर लड़ाके दूसरे
हिस्सों में लड़ते थे तो उनका अंत बुरा होता था। द्वीप के और पकड़े गए। सर्सिस द्वीप के भगवान ने द्वीप पर शांति बनाए रखने के लिए बड़े खर्च पर सर्सिस सेना का निर्माण किया। बिपिन ने पढ़ा, फिर उसने खिड़की से बैंगनी बख्तरबंद सार्जेंटों की टीमों को देखा जो कभी कभी शराब खाने के नीचे की सड़क से गुजरते थे। वे सार्जेंट सर्सिस सेना का हिस्सा थे। सर्सिस द्वीप के लॉर्ड द्वारा स्थापित सेना में 10,000 सार्जेंट शामिल थे। सेना में प्रत्येक सार्जेंट का चयन सावधानीपूर्वक किया जाता था, यहाँ तक कि सबसे कमजोर सार्जेंट के पास भी एक श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ की युद्ध शक्ति थी और 10 सार्जेंट दस्ते का नेता शाश्वत क्षेत्र में था। सर्सिस सेना में सार्जेंट का पद जितना ऊंचा होता था वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होता था। 10,000 सर्सिस सेना सार्जेंटों में से सबसे कमजोर श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ है और लगभग 1,000 सार्जेंट शाश्वत क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। बिपिन प्रभावित थे। समस्त फर्मामेंट क्षेत्र की तुलना में सेना में अनंत क्षेत्र के अधिक विशेषज्ञ थे। सार्जेंट पूरे द्वीप में बिखरे हुए हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़ाई कहाँ हो रही है, सेना द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा कुछ सार्जेंट अनंत क्षेत्र के चरण 4 या 5 पर हैं, जो गारंटी देता है कि भयंकर लड़ाई को आसानी से दबाया जा सकता है। बिपिन पढ़ता रहा और मन ही मन सोचा कि अगर मैं इस द्वीप पर लड़ूंगा तो मुझे डर है कि वे मुझे भी हरा देंगे। सौभाग्य से यह नियम पूर्ण नहीं है। वह बुदबुदाया और मुस्कुराया। सर्सिस द्वीप के दूसरे नियम में कहा गया है कि जो कोई भी ब्लड बैटल एरेना में लगातार 10 बार जीता है वह सर्सिस टोकन का हकदार होगा। उस टोकन ने उसके मालिक को द्वीप पर कहीं भी लोगों को मारने का विशेषाधिकार दिया था। पहले नियम ने लड़ाई और हत्या पर रोक लगा दी, जबकि दूसरे ने कुछ विशेषज्ञों को हत्या करने का विशेषाधिकार दिया। इससे पता चला कि द्वीप के मालिक के नियम कितने अजीब थे। रक्त युद्ध क्षेत्र। बिपिन द्वारा खरीदी गई जानकारी में ब्लड बैटल एरेना के बारे में भी विवरण था। ब्लड बैटल एरेना सर्सिस द्वीप पर सबसे पागलपन भरा हत्या क्षेत्र था, जो जीवन या मृत्यु द्वंद्व का युद्ध क्षेत्र था। कई विशेषज्ञ रक्त युद्ध क्षेत्र में एक दूसरे से लड़े थे। आमतौर पर कम से कम एक पक्ष हताहत होता था। लड़ाकों का आमतौर पर क्रूर अंत होता था, इसलिए रक्त युद्ध क्षेत्र में लड़ने वाले लोग वास्तविक विशेषज्ञ थे जिन्हें खुद पर बहुत भरोसा था। ब्लड बैटल एरेना में लगातार 10 जीत के बाद विजेता को सर्सिस टोकन दिया जाएगा। सर्सिस टोकन ने विजेता को सर्सिस द्वीप पर कई विशेषाधिकार दिए, जैसे कि इसकी सभी दुकानों में खरीदारी की रियायतें और पूरे साल द्वीप पर रहने का विशेषाधिकार। ऐसा कहा गया था कि लगातार 100 जीत हासिल करना संभव था, हालांकि कुछ ही विशेषज्ञ इसे हासिल कर सके और ऐसा विशेषज्ञ सैकड़ों वर्षों तक दिखाई नहीं दे सकता था। विशेषज्ञों को लगातार 10 जीत हासिल करते हुए देखना अधिक आम था। जैसे ही बिपिन ने जानकारी हासिल की, अचानक उसने देखा कि एक सुंदर युवक शराब खाने के सामने की दुकान में 2 गार्डों के साथ आया हुआ था। तुरंत उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसकी आंखें हत्या के इरादे से भर गईं। मिथिलेश। बिपिन बुदबुदाए। उसने नाराजगी से अपने हाथ भींच लिए और उसके हाथ का कप लगभग टूट गया। अध्याय 798 रक्त युद्ध क्षेत्र। दुकान में प्रवेश करने के बाद खूबसूरत युवक मिथिलेश तेजी से अंदर की ओर चला गया, जहां एक गंजा बुजुर्ग अपनी आंखों के बीच वज्रपात का निशान लिए चुपचाप पालथी मारकर बैठा था। मास्टर मिथिलेश ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया। बुजुर्ग नीलकमल दोनों रक्षकों ने भी उन्हें विनम्रता पूर्वक संबोधित किया। नीलकमल ने उन्हें सिर हिलाया और मिथिलेश की ओर नजरें घुमाईं। आप कहाँ थे? मैं अभी आसपास की सड़कों पर घूम रहा हूँ, मास्टर मिथिलेश ने मजबूर मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। नीलकमल का चेहरा अचानक काला पड़ गया। मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी दी है कि इस अवधि के लिए मेरी
दृष्टि से दूर मत रहो, लेकिन क्या तुम वास्तव में सुन रहे हो? उसने मिथिलेश को बेरुखी से डांटा था। मिथिलेश ने भौहें सिकोड़ ली और तर्क दिया कि मास्टर, यह सिर्फ बिपिन है, ये सर्सिस द्वीप है। जब तक वह मूर्ख नहीं होगा उसे द्वीप पर लड़ने के परिणामों के बारे में पता होगा। इसके अलावा मेरे साथ 2 रक्षक है। अगर वह मुझे ढूंढ भी लेता है तो भी वह मुझे मारने की क्षमता नहीं रखता है। अभी भी जोखिम है। आदित्य ने मुझे बताया कि भले ही बिपिन केवल एक दैवीय क्षेत्र का विशेषज्ञ हो, लेकिन उसकी ताकत इतनी असाधारण है कि यहाँ तक कि वह अनंत क्षेत्र के चरण 3 का विशेषज्ञ भी भयभीत था। अगर बिपिन तुम्हारी हत्या करने की कोशिश करता है तो मुझे डर है कि तुम जीत जाओगे। नीलकमल ने गहरे स्वर में कहा कि मैं बच नहीं पाऊंगा। एक दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ ने शाश्वत क्षेत्र के 3रे चरण में एक विशेषज्ञ को डरा दिया था। क्या आप वास्तव में मानते हैं कि मास्टर मिथिलेश ने उपहास किया था? नीलकमल ने तिरछी नजरें झुकाईं और सोच में डूब गया। ईश्वरीय क्षेत्र और शाश्वत क्षेत्र के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के लिए एक साधारण शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ से मेल खाना प्रभावशाली था। ऐसे दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ को सबसे मजबूत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ माना जा सकता है। एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के लिए अनंत क्षेत्र के चरण 3 के विशेषज्ञ से अधिक मजबूत होना लगभग असंभव था। वैसे भी नीलकमल ने इतना ताकतवर विशेषज्ञ पहले कभी न देखा था, न उसके बारे में सुना था। सुरक्षित खेलना हमेशा बुद्धिमानी है, नीलकमल ने मिथिलेश को गंभीरता से बताया। उसने मिथिलेश के बगल के 2 गार्डों पर नजर डाली और आदेश दिया कि तुम दोनों को उसका बारीकी से पालन करना होगा। हाँ बुजुर्ग, नीलकमल निश्चिंत रहें, हम वादा किए गए 2 गार्डों में से एक मास्टर मिथिलेश के करीब रहेंगे। अच्छे, नीलकमल ने सिर हिलाया और मिथिलेश की ओर देखा। जो चीज मैंने तुम्हें दी है उसे हमेशा अपने साथ रखना। इसे कभी भी न हटाएं और न ही अपनी इंटरस्पेशियल रिंग में रखें। यदि आप वास्तव में खतरे में हैं तो यह आपकी जान बचा सकता है। मैं समझ गया मास्टर, मिथिलेश ने आदरपूर्वक सिर हिलाया। अब आप जा सकते हैं, नीलकमल ने कहा और उन्हें दूर कर दिया। मिथिलेश और उसके दोनों गार्ड तुरंत चले गए। गंजा बुजुर्ग नीलकमल वहीं चुपचाप बैठा रहा और उसने मिथिलेश की पीछे हटती आकृति को देखा और चुपचाप अपना सिर हिला दिया। नीलकमल का जन्म बिना किसी परिवार के हुआ था। वह विपरीत परिस्थितियों में अकेले बड़े हुए यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय में शामिल हो गए और अंततः संप्रदाय के गुरु बन गए। वह हमेशा अकेले रहते थे, उनका कोई गुरु या शिष्य नहीं था। प्राचीन विश्व में उन्होंने जो अवसर छोड़ा था वह मिथिलेश को प्राप्त हुआ था। मिथिलेश उनके जैसा ही व्यक्ति था जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए उसने मिथिलेश को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। उनके लिए शिष्य बनाना आसान नहीं था, इसलिए वे मिथिलेश को बहुत महत्व देते थे। नीलकमल के जाने के बाद मिथिलेश और उसके 2 गार्ड दुकान से निकले और अगली सड़क पर चले गए। बिपिन उन्हें चुपचाप शराब खाने से देख रहा था। उसका कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं था। संप्रदाय के गुरु नीलकमल वास्तव में अपने शिष्य को महत्व देते हैं। उन्होंने वास्तव में मिथिलेश के रक्षक बनने के लिए 2 शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों की व्यवस्था की थी। वह स्वर्गीय बादल मंडप के अतिथि बुजुर्गों में से एक होने के योग्य थे। बिपिन के होठों पर एक पतली मुस्कान थी। वह एकांत में शराब पीते रहे। उन्होंने नीलकमल की जानकारी ध्यान से पढ़ी थी। जब नीलकमल ने आकाश क्षेत्र छोड़ा था तब वह अनंत लोक के केवल 4थे चरण पर था। जैसे जैसे वह भटकता गया उसकी शक्ति बढ़ती गई। अब वह अनंत क्षेत्र के 5वें चरण पर था और यहाँ तक कि इस चरण के शीर्ष तक भी पहुंच गया था। संक्षेप में वह अत्यंत शक्तिशाली था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीलकमल हेवनली क्लाउड पवेलियन के अतिथि बुजुर्ग थे। हेवनली क्लाउड पवेलियन सर्सिस द्वीप में एक बड़ी ताकत थी।
इस द्वीप पर सबसे महान व्यक्ति निश्चित रूप से सर्सिस द्वीप का स्वामी और उसकी सर्सिस सेना थी। सर्सिस द्वीप के भगवान के अलावा 6 सेनाएं थीं जो सर्सिस द्वीप पर जमी हुई थीं। सभी 6 सेनाएं प्रभु की कमान के अधीन थीं। आमतौर पर वे अलग अलग संस्थाओं के रूप में काम करती थीं। उनका एक लंबा इतिहास था और वे बहुत मजबूत थीं। कहा जाता था कि उनके समर्थक दाओ मास्टर्स थे और स्वर्गीय बादल मंडप 6 सेनाओं में से एक था। हेवनली क्लाउड पवेलियन के अतिथि बुजुर्ग के रूप में नीलकमल का हेवनली क्लाउड पवेलियन में एक असाधारण स्थान था। अब वह उनकी लगभग 1/3 दुकानें चलाते थे। मिथिलेश के मास्टर न केवल अनंत क्षेत्र के चरण 5 के शिखर पर एक विशेषज्ञ हैं, बल्कि स्वर्गीय बादल मंडप के एक अतिथि बुजुर्ग भी हैं और मिथिलेश को 2 अनंत क्षेत्र रक्षकों द्वारा संरक्षित किया गया है। हम सर्सिस द्वीप पर भी हैं, इसलिए मेरे पास बहुत कुछ होगा। परेशानी के कारण बिपिन की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिख रहा था। खैर, मैं उसे अभी के लिए अकेला छोड़ दूंगा। मैं पहले ब्लड बैटल एरेना में जाऊंगा और सर्सिस टोकन प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। मुझे इस द्वीप पर केवल सर्सिस टोकन के साथ लोगों को मारने का विशेषाधिकार प्राप्त है। ये ध्यान में रखते हुए बिपिन ने अपना कप खाली किया और फिर मधुशाला छोड़ने से पहले जांच की। ब्लड बैटल एरेना सर्सिस द्वीप के बिल्कुल केंद्र में था और भूमिगत स्थित था। जब बिपिन ब्लड बैटल एरेना में पहुंचे तो उनके सामने पागलपन का दृश्य देखकर उनकी सांसें थम गईं। बिपिन प्राचीन विश्व में एक ऐसी ही जगह पर गए थे। वह उस समय किशोर थे और अधिक आत्मा साधना वाली गोलियां प्राप्त करने के लिए द्वंद्व में भाग लेने के लिए ग्लेडिएटर अखाड़े में गए थे। ग्लेडिएटर अखाड़ा भी बहुत पागल लग रहा था, लेकिन तुलना में कुछ भी नहीं था। रक्त युद्ध क्षेत्र विशाल भूमिगत जगत का दायरा हजारों किलोमीटर का था। ऐसी अनगिनत सीटें थीं जिन पर बैठे 10 लाख से ज्यादा लोग बेतहाशा चिल्ला रहे थे, लेकिन इन लोगों ने इस भूमिगत दुनिया में सीटों का 10वां हिस्सा भी नहीं भरा। पाताल लोक के मध्य में 2 विशाल अखाड़े थे, जिनमें से एक में इस समय भयंकर युद्ध चल रहा था। वाह वाह वाह, अरे हाँ, लड़ो। विस्मयादिबोधक चीखों और चीखों ने अखाड़े में लड़ाई को दबा दिया। ये सचमुच पागलपन है। बिपिन ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह बैठ गया और अखाड़े में लड़ाई देखने लगा। दोनों लड़ाके स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ थे और दोनों ही दुर्जेय थे। अध्याय 799 10 लगातार विजयी। टकराना। मैदान के केंद्र से अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। एक सेनानी का निचला अंग फट गया था और खून बह रहा था। दूसरे भयंकर योद्धा ने हंसते हुए अपना दाहिना हाथ भींच लिया और अपने मुक्के को अपने प्रतिद्वंद्वी के सिर की ओर निर्देशित किया। घायल व्यक्ति का सिर कुचले जाने के कारण किसी क्रूर जानवर की दहाड़ जैसी हल्की दहाड़ सुनी जा सकती थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह मर चुका था। मौत ने रक्त युद्ध क्षेत्र को शांत नहीं किया, बल्कि इससे और अधिक हंगामा हुआ। विजेता खोपड़ी है। क्या आप चुनौती जारी रखना चाहते हैं? स्कल ने लड़ाई के मेजबान से पूछा, जो एक शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ था। हाँ, निश्चित रूप से, खोपड़ी ने हंसी की गूंज के बाद उत्तर दिया। उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। जैसे ही स्कल ने अपने निर्णय की घोषणा की, एक श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ मैदान में पहुंचे और उन्हें चुनौती देने की कोशिश की। बिपिन दर्शकों के बीच बैठे रहे और चुपचाप उनकी लड़ाई देखते रहे। उन्होंने लगातार 10 से अधिक भयंकर लड़ाइयां देखी। इन लड़ाइयों में पराजित हुए 13 लोगों में से केवल 3 ही जीवित बचे, अन्य 10 की मैदान में ही मृत्यु हो गई। ये रक्त युद्ध क्षेत्र की क्रूरता और पागलपन था। रक्त युद्ध के मैदान 2 प्रकार के थे, एक दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए और दूसरा शाश्वत क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए। शाश्वत क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच लड़ाई हर महीने केवल 1 बार होती थी और हर बार अधिकतम 1 दर्जन
द्वंद्व होते थे, ये हिंसक था लेकिन पागलपन वाला नहीं था। हालांकि दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञों के बीच लड़ाई हर दिन होती थी और इस प्रकार हर दिन बड़ी संख्या में दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ मारे जाते थे, फिर भी पागलपन रुकने वाला नहीं था। सर्सिस द्वीप में शाश्वत क्षेत्र की तुलना में दैवीय क्षेत्र में कई अधिक विशेषज्ञ थे। उनकी बड़ी संख्या ने उन्हें महत्वहीन बना दिया। ये दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ स्पष्ट रूप से जानते हैं कि मृत्यु की संभावना बहुत अधिक है और जो लोग रक्त युद्ध के मैदान में लड़ने की हिम्मत करते हैं वे सभी श्रेष्ठ दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ हैं, फिर भी वे खुद को चुनौती देना जारी रखते हैं। यह वास्तव में बिपिन ने अंदर से आह भरी है। डिवाइन रियल्म विशेषज्ञ जो सर्सिस टोकन प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें सर्सिस द्वीप पर कई लाभ मिलेंगे। लोगों को मारने के विशेषाधिकार के अलावा द्वीप पर स्थायी निवास के अलावा अन्य लाभ भी बहुत आकर्षक थे। इसके अलावा सर्सिस टोकन को भारी कीमत पर बेचा जा सकता है। चूंकि लाभ इतने आकर्षक थे कि दैवीय क्षेत्र के विशेषज्ञ जोखिम लेने को तैयार थे। मेरे लिए दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों के बीच जीवन या मृत्यु द्वंद्व को देखने में समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिपिन ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए बुदबुदाया, फिर वह अखाड़े में चला गया और लड़ाई के लिए साइन अप कर लिया। मैदान पर उन्मादी लड़ाई जारी रही। बिपिन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अखाड़े में कितने श्रेष्ठ दैवीय क्षेत्र के विशेषज्ञ आए थे, लेकिन उन्होंने किसी को भी लगातार 5 मुकाबले जीतते हुए नहीं देखा था। ऐसा तब तक हुआ जब तक हरे रंग की पोशाक में एक लड़की मैदान पर नहीं आई। लड़की ने भाले के साथ उल्लेखनीय ताकत दिखाई। उसने 6 श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों को आसानी से हरा दिया। वह काफी अच्छी है, उसे दिव्य क्षेत्र के शिखर के करीब होना चाहिए। बिपिन ने चुपचाप अनुमान लगाया। इस समय मेजबान ने जोर से चिल्लाकर कहा कि अगला चुनौती देने वाला स्वॉर्ड्समैन है। ओह! बिपिन की भौहें झुकी हुई थीं और वह एक प्रेत की तरह मैदान में आते हुए मुस्कुरा रहा था। तुरंत ही दर्शकों का ध्यान उनकी ओर गया। दर्शकों की उन्मादी चीखें जारी रहीं। बिपिन ने शोर को नजरअंदाज कर दिया और अपनी नजर सामने वाली लड़की की ओर कर दी। तलवारबाज क्या वह उपनाम है? लड़की ने बिपिन की ओर देखा। हाँ, बिपिन ने उत्तर दिया। आप आश्वस्त लग रहे हैं, लड़की मुस्कुराई। इतना खराब भी नहीं। सावधान रहें, ये जीवन या मृत्यु का द्वंद्व है। मेरा आपको मारने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर मैं अपना हमला नहीं रोक सकता तो आप मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। इसके साथ ही लड़की ने बिपिन पर हमला करना शुरू कर दिया। झपट्टा मारना। लंबा भाला सीधा बिपिन पर मारा गया। जैसे ही भाला चला, शून्य में अजीब सी दिखने वाली भंवरों की एक श्रृंखला प्रकट हो गई। भाले की गति असाधारण थी। अच्छा, बिपिन ने हल्का सा सिर हिलाया। पहली नजर में बिपिन को पहले से ही पता चल गया था कि लड़की ने अपने स्पीयर हॉट को संघनित कर लिया है, जो पहले से ही लेवल 1 पर स्थिर था। इस प्रकार उसकी समग्र शक्ति सबसे शक्तिशाली दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर थी। आमतौर पर उसके लिए सर्सिस टोकन प्राप्त करने के लिए लगातार 10 लड़ाइयां जीतना मुश्किल नहीं होगा। दुर्भाग्य से वह बिपिन से टकरा गई थी। बिपिन ने मारा। यह एक आकस्मिक सामान्य झटका था। लड़की इस हरकत से स्तब्ध रह गई क्योंकि उसे उसके निशान बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे थे। एक झटके के साथ लड़की का लंबा भाला उसके हाथ से उड़ गया और उसकी कलाई पर लगे नए घाव से खून बहने लगा। बिपिन ने अपनी तलवार खींच ली और स्थिर खड़ा रहा। धन्यवाद, धन्यवाद। लड़की ने कृतज्ञतापूर्वक बिपिन की ओर देखा। उसने अपना लंबा भाला उठाया और तेजी से मैदान से बाहर चली गई। वह अच्छी तरह जानती थी कि बिपिन उसके साथ नरमी बरत रहा था। वह भयावह है। मैं सबसे शक्तिशाली दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों में से एक हूँ और यहाँ तक कि अनंत क्षेत्र के चरण 1 में एक विशेषज्ञ से भी लड़ सकता हूँ, लेकिन उसने मुझे एक झटके से हरा दिया। अगर उसने दया नहीं
दिखाए तो मैं अब मर जाऊंगा। यह मेरा पहली बार है ऐसे भयानक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ को देखकर। मैदान से बाहर निकलते समय भी वह सदमे में थी। जब दर्शकों ने बिपिन को एक ही झटके में लड़की को हराते देखा तो वे खुशी से झूमने लगे। तलवार ले जाने वाला, तलवार ले जाने वाला। दर्शकों ने उनके नाम के नारे लगाए। मेजबान ने स्वॉर्ड्समैन से पूछा कि क्या आप चुनौती जारी रखना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, बिपिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसके बाद कई लोगों ने उन्हें चुनौती दी। ये चुनौती देने वाले बहुत मजबूत थे। उनमें से प्रत्येक एक श्रेष्ठ दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ था। कुछ लगभग सबसे मजबूत दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञों के समान ही कुशल थे, लेकिन बिपिन के लिए वे कमजोर थे। एक झटका, जैसा कि उन्होंने अपने पहले प्रतिद्वंद्वी के साथ किया था, बिपिन ने अगले 9 चुनौती देने वालों को एक ही झटके में हरा दिया। आश्चर्य की बात नहीं कि उन्होंने लगातार 10 जीतें हासिल की। बिपिन दयालु थे और उन्होंने अपने विरोधियों को नहीं मारा, केवल एक चुनौती देने वाला मारा गया, क्योंकि बिपिन द्वारा घायल होने के बावजूद उसने लड़ना जारी रखा था। अध्याय 801 हत्या। लगातार 10 फाइट जीतने के बाद बिपिन मैदान से बाहर चले गए। मिस्टर स्वॉर्ड्समैन, यह आपका सर्सिस टोकन है। आप इसे स्वयं उपयोग कर सकते हैं, इसे किसी को उधार दे सकते हैं या बेच सकते हैं। आप एक से अधिक टोकन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मेजबान एक अनंत क्षेत्र विशेषज्ञ ने कहा। बिपिन ने टोकन लेते समय धन्यवाद कहा। मैंने देखा जाने के लिए तैयार होने से पहले अपने स्वामित्व को चिन्हित करने के लिए उसने अपने खून की एक बूंद से टोकन को दाग दिया। तलवारबाज के पीछे से एक आवाज ने उसे रोक दिया। बिपिन ने मुड़कर उस लड़की को देखा जो अखाड़े में उनकी पहली प्रतिद्वंद्वी थी। वह चेहरे पर मुस्कान के साथ उनके पास आए। उन्होंने कहा, बधाई हो। हाँ, बिपिन ने उदासीनता से पूछा। लड़की ने समझाया, मैं वानसुक हूँ और लड़ाई के दौरान मुझ पर दया दिखाने के लिए आपको धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरे मन में आपके खिलाफ कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ एक सर्सिस टोकन प्राप्त करना चाहता था। आपको मारने की कोई जरूरत नहीं थी, बिपिन ने शांत भाव से कहा। लड़की के साथ उलझने से बचने के लिए उसने जल्दी से छुट्टी ले ली। ये लड़का दिलचस्प है। वानसुक बिपिन की उदासीनता से नाराज नहीं थी, बल्कि उसके बारे में उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने सोचा कि मेरे लिए ब्लड बैटल एरेना में सर्सिस टोकन प्राप्त करना आसान होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझे इतनी आसानी से हरा देगा। मेरे पिता सही थे। द इटर्नल वर्ल्ड में प्रचुर संख्या में विशेषज्ञ हैं और सर्सिस पर कई छिपी हुई प्रतिभाएं हैं। द्वीप वानसुक ने आश्चर्य से सोचा। तभी सफेद वस्त्र पहने 2 शख्सियतें उत्सुकता से आगे बढ़ी। भगवान का शुक्र है, हमने आपको ढूंढ लिया। आइए तुरंत वापस चलें। महामहिम ये जानकर क्रोधित होंगे कि आप रक्त युद्ध के मैदान में थे। मैं अभी यहाँ आया हूँ, चिंता मत करो। मैं सर्सिस टोकन वानसुक को डांटने के बाद वापस जाऊंगा। एक सर्सिस टोकन। सफेद वस्त्र पहने दोनों व्यक्तियों ने चौंककर एक दूसरे पर नजर डाली। उनमें से एक ने उसे मनाना जारी रखा, मिस कृपया स्वेच्छाचारी न बने। यहाँ झगड़े बहुत क्रूर हैं। यदि आप घायल हो जाते हैं तो हम दोनों इसके लिए दोषी होंगे। आप महामहिम से सर्सिस टोकन के लिए पूछ सकते हैं। आपको यहाँ लड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बकवास बंद करो, मैं वापस जाऊंगा, वानसुक ने बुदबुदाते हुए कहा और रक्त युद्ध क्षेत्र से दूर 2 सफेद वस्त्र पहने लोगों का पीछा किया। ब्लड बैटल एरेना छोड़ने के बाद बिपिन ने मिथिलेश को मारने के मौके तलाशने से पहले द्वीप पर एक हवेली किराए पर ली और वहीं बस गए। जल्द ही 3 दिन बीत गए। बिपिन एक रेस्तरां की दूसरी मंजिल पर खिड़की के पास बैठा था। वह शराब पी रहा था और नीचे क्या हो रहा था उस पर ध्यान दे रहा था। वह मिथिलेश को स्पष्ट रूप से देख सकता था, जो 2 शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा संरक्षित था। मिथिलेश को हेवनली क्लाउड पवेलियन के ब्लॉक में रहते हुए 3 दिन हो गए हैं और उसके 2 गार्डों ने उसका साथ नहीं छोड़ा है।
उसके ब्लॉक छोड़ने के बाद भी मेरे लिए कार्रवाई करना असंभव होगा। हेवनली क्लाउड पवेलियन का ब्लॉक नीलकमल सहित हेवनली क्लाउड पवेलियन के विशेषज्ञों से भरा हुआ था। यदि बिपिन ने मिथिलेश पर हमला किया तो वे विशेषज्ञ तुरंत जवाबी कार्रवाई करेंगे। मिथिलेश के ब्लॉक में रहते हुए अपना कदम उठाना उनके लिए जोखिम भरा था। हालांकि मौजूदा स्थिति को देखते हुए उन्हें जोखिम उठाना पड़ा। अपने गुरु की मदद से मिथिलेश की ताकत में तेजी से सुधार हुआ है और वह एक श्रेष्ठ दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ बन गया है। फिर भी अगर मैं उसे मारने की कोशिश करता हूं तो उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं होगा। बिपिन ने स्थिति का विश्लेषण किया। जहां तक उसके 2 रक्षकों की बात है तो वे अनंत क्षेत्र के केवल एक चरण पर हैं। मेरे अचानक हमले से वे सावधान हो जाएंगे। मैं मिथिलेश को एक झटके में मारने का एक शानदार मौका ढूंढूंगा और तुरंत निकल जाऊंगा। निर्णय लेने के बाद बिपिन की अभिव्यक्ति हल्की हो गई। पिछले 3 दिनों में उन्होंने मिथिलेश और उसके दोनों गार्डों की ताकत का आकलन किया था। अपनी ताकत से उसके पास एक सफल हत्या को अंजाम देने की बेहतरीन संभावना थी और उसके पास भागने का समय भी था। बिपिन रेस्तरां से बाहर चला गया और मिथिलेश के करीब पहुंच गया। बिपिन ने अपनी आभा को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था ताकि वह किसी का ध्यान आकर्षित न कर सके। मिथिलेश ने उस पर ध्यान नहीं दिया, भले ही वह उससे 50 मीटर की दूरी पर था। मेरे पास केवल एक ही मौका है। अगर मैं इस बार उसे मारने में असफल रहा तो वह अधिक सावधान रहेगा और अपने मालिक के साथ भी रहेगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं उसे नहीं मार पाऊंगा, इसलिए मुझे उसे अभी मारना होगा, बिपिन ने खुद से कहा। उसकी आंखें प्रत्याशा में चमक उठीं। अब वह अचानक हिल गया। जैसे ही उसने सम्राट तलवार को खोल दिया, उसकी गति तुरंत अपने चरम पर पहुंच गई। उन्होंने 50 मीटर से भी कम की दूरी एक झटके में पार कर ली और अभूतपूर्व गति से अपनी तलवार घुमाई। इस चाल को ट्वाइलाइट कहा गया। मिथिलेश के गले के सामने एक खूबसूरत तलवार की छाया चुपचाप उभर आई। बिपिन की तलवार का दिल अपनी पूरी ताकत पर पहुंच गया और उसकी चेतना के समुद्र में थोड़ा कांपने लगा। वह हत्या करने में माहिर नहीं था, लेकिन वह जानता था कि हत्या करने का सही समय कैसे निकाला जाए। बिल्कुल सही समय पर उसने आश्चर्यजनक गति से सबसे अप्रत्याशित झटका दिया। उस प्रहार से उसके लक्ष्य को बचने का कोई मौका नहीं मिला। मिथिलेश के पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। सड़क पर मिथिलेश को 2 शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा संरक्षित किया गया था। वह अपने गुरु द्वारा बताई गई बातों पर गहराई से विचार कर रहा था और उसे अपने ऊपर आए घातक प्रहार का भी ध्यान नहीं था। जब तक तलवार की छाया मिथिलेश के गले के सामने नहीं आई, तब तक दोनों गार्डों को कुछ भी गलत नजर नहीं आया। बकवास। तलवार की छाया बहुत करीब होने के कारण दोनों गार्ड कुछ नहीं कर सके। बजना। एक धीमी धातु की आवाज आई और बिपिन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। अप्रत्याशित रूप से महत्वपूर्ण क्षण में मिथिलेश के आसपास एक एनर्जी शील्ड अचानक प्रकट हो गई और बिपिन के वार को रोक दिया। स्ट्राइक से विक्षेपित होने के कारण एनर्जी शील्ड टूट गई और मिथिलेश की उंगली की अंगूठी भी टूट गई। वह अंगूठी जीवन रक्षक वस्तु थी जो नीलकमल ने मिथिलेश को दी थी। इसमें एनर्जी शील्ड की एक परत थी जो मिथिलेश के जीवन पर संकट आने पर स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाती थी, लेकिन ये केवल एक बार ही काम करती थी। आखिरकार मिथिलेश को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। उसने अपना सिर उठाया और बिपिन को घूरकर देखा, जिसके चेहरे पर कातिलाना भाव था। जियान बिपिन। मिथिलेश ने डर के कारण जोर से चिल्लाया और जैसे ही वह जल्दी से पीछे हट गया, उसने अपने गुरु से संपर्क करने के लिए अपना टोकन निकाला। मास्टर, जल्दी करो, मुझे बचा लो, बिपिन मुझे मारने की कोशिश कर रहा है।